आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं वो है डॉक्टर संजीव कुमार जी द्वारा रचित व्यंग्य उपन्यास बागेश्वर एमएलए बन गया। आजकल आप सब ने देखा है कि उपन्यास तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन व्यंग्य उपन्यासों का जो दौर है या फिर जो कमी खलती है, वो अब तक मतलब कमी खलती रही है। और उस कमी को पूरा करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया आदरणीय संजीव कुमार जी ने अपने व्यंग्य उपन्यास बागेश्वर एमएलए बन गया के माध्यम से। और इस उपन्यास में ग्रामीण भारत की सच्ची तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर समाज है, संस्कृति है, संवेदना है और मानवीय आकांक्षाओं का जो एक उफान देखने को मिलता है कि बहुत कुछ कर लेना है बहुत जल्दी ही। तो इस तरह की बात भी इस उपन्यास में देखने को मिलती है। और उपन्यास में ऐसा पता चलता है, जैसा कि नाम से ही, शीर्षक से ही स्पष्ट है, बागेश्वर एमएलए बन गया। एक चुनावी जो सरगर्मियां होती हैं, जो राजनीति का जो जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो चाल है, जो 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 हर तरह के जो शतरंजी चाल जो लोग चलते हैं, ये सब भी इस उपन्यास में देखने को मिलता है। और प्रधानी से, निर्विरोध प्रधानी चुने जाने से लेकर एमएलए बन जाने तक की जो कथा है, उसमें लोकतंत्र का खेल ही नहीं, बल्कि संबंधों, विश्वास और संघर्ष और लंबे समय तक जो धैर्य रखने का, जो जब टिकट नहीं मिलता है तब, इन सब बातों का उल्लेख इस उपन्यास में देखने को मिलता है। बूथ का प्रबंधन हो गया, और संबंधों का, अफवाहों का, सूचनाओं का जो जाल बुना जाता है, वो सब भी यहाँ पर देखने को मिलता है इस उपन्यास में। और इस उपन्यास के बारे में अगर शुरू करूं तो ममता कालिया जी ने इस पर टिप्पणी की है, बहुत सधी हुई टिप्पणी की है। तो बहुत ही संक्षेप में है, 3 मिनट का है। तो मैं इसको अभी चालू करता हूं, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और मैं इसके साथ में मैं एक बात और उल्लेख कर दूं कि अभी हमारे साथ बीएल आछा जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय गिरीश पंकज सर हैं, रायपुर से जुड़े हुए हैं। राकेश सज्जल जी वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ प्रबोध गोविल सर हैं, जो उप कथा, कहानियां, उपन्यासों के लिए हमारे जाने जाते हैं पूरे देश भर में। ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस बात पर, इस उपन्यास पर चर्चा करने के लिए। और आदरणीय प्रेम जन्मेजय सर, और ललित ललित जी, जो अपने व्यंग्य आलेखों के लिए चर्चित हैं, रोज कविताएं कविताएं लिखते हैं। और आचार्य राजेश कुमार जी, जो भाषाविद हैं, और वो भी कई विधाओं में साहित्य साथ सक्रिय हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, कथा, कहानियां, व्यंग्य तो है ही। तो इन सब का भी इंतजार है। और तो आगे हम शुरू करते हैं। जो टिप्पणी है आदरणीय ममता कालिया जी, ममता कालिया जी कृषि परिचय परिचय की मोहताज नहीं है। और वो अभी अभी उन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। और राजेश जी जुड़ गए हैं, आचार्य राजेश कुमार जी कॉलर संभाल रहे हैं मोर्चे पर डटने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं ये ममता कालिया जी की टिप्पणी जो है बागेश्वर बन गया एमएलए के ऊपर मैं सुनाता हूं आपको। तो सुशील कुमार की नवीन नवीनतम पुस्तक बागेश्वर एमएलए बन गया इसमें है। ये एक उपन्यास है, और ये हिंदी के ऐसे उपन्यासों में है जिसे मैं बिल्कुल एक बैठक में पढ़ गई। जब ये मेरे हाथ में आई तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही पॉलिटिकल किस्म की किताब हो, मुझे ये लगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके अंदर इतनी मानवीय भाव है, और इसमें इतनी तरह के व्यक्तियों का मनोविज्ञान सब कि एक तरफ ये ग्रामीण संस्कृति को बताती है, दूसरी तरफ ये ग्राम प्रधान बनने के सारे जोड़ तोड़ को उजागर करती है, और तीसरी तरफ ये उन राजनीतिक व्यक्तियों की पत्नियों के अकेलेपन और अवसाद को बहुत ही प्रामाणिक ढंग से
कुरेदती है और उनमें जो समाधान बताती है उसके प्रति कोई अपराध हो नहीं बताती। ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं पर भी हमें ये नहीं लगता कि वो अपराध बोध से ग्रस्त कर रहा है लेकिन उन स्त्रियों को। तो बागेश्वर का जो एमएलए बनने का इसमें तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी बड़ी प्रामाणिक लगती है, क्योंकि यहाँ लेखक को बड़ी गहरी जानकारी है कि कैसे एक ग्राम प्रधान पहले तो गांव को अपने कब्जे में लेता है, अपने अधिकार में लेता है, क्योंकि काम करता है। ऐसा नहीं कि वो खाली दंडन करता है, वो अधिकार में लेता है क्योंकि वो काम कर रहा है। और उसे ये भी पता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कि गांव में आपको स्कूल बनवाना है, गांव में आपको हैंडपंप लगवाने हैं, आपको वहां पर लाइब्रेरी खुलवानी है। ये सारे काम करते करते वो धीरे धीरे सबकी नजरों में आ जाता है। और तब उस जगह के सांसद कहते हैं हमें ऐसा ही आदमी चाहिए जो काम कर सकता था। तो बागेश्वर अपने आप में बहुत कामयाब आदमी है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसे कितना खेलना है, कितनी राजनीति के क्षेत्र में किस रफ्तार से उसे चलना है। और ये देखें कि उसके हाथ लगातार सफलता आती जाती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि इसे पढ़कर ये लगा कि एमएलए बनना कितना एक नहीं कितना तार्किक है। एक आप तर्क से चले और आप सही सही काम करें अगर, तो आप वाकई एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बहुत रोचक है ये। और इसमें नीता और सुनैना नाम की जो स्त्रियां हैं उनका और सूरज का खिलवाड़ भी इस किताब को बहुत रोचक और बना देता है। बहुत बहुत मेरे तो ये आपने देखा कि आदरणीय ममता कालिया जी की टिप्पणी थी इस उपन्यास पर, और उन्होंने जो राजनीति की जो उठापटक होती है और किस तरह से शतरंजी चालें चली जाती हैं, और किस तरह से जो संबंधों का जो जो परस्पर संबंध होते हैं जो आम जनता के बीच और एक एक नेता के बीच में, तो ये सारी चीजें और जो घर की महिलाएं हैं जो स्त्री पात्र हैं उनके बारे में भी आदरणीय ममता जी ने इस बात का उल्लेख किया, और पंचायत से लेकर विधानसभा तक जो बागेश्वर का सफर है उसके बारे में अपनी टिप्पणी दी। तो ये थी ममता कालिया जी। अब तक आशा है अब तक आप तक आवाज पहुंची होगी ममता जी की। अब इस पुस्तक पुस्तक पर बात रखने के लिए जो इस उपन्यास के जो लेखक हैं, जो 300 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम दर्ज है अधिकतम किताबें लिखने के लिए, और कोई विधा इनसे अछूती नहीं है, तो ऐसे लेखक आदरणीय संजीव कुमार जी का स्वागत है अपनी बात रखने के लिए। संजीव कुमार जी। नमस्कार, धन्यवाद राव साहब। और धन्यवाद एवं आभार हमारे सभी उपस्थित वक्ताओं का। आप सब लोगों को नमन, आप वंदन, अभिनंदन। ये मेरा पहला प्रयास उपन्यास लिखने के। मैंने सोचा क्यों ना वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से हम शुरू हुए थे, गांव से। जी जी। तो ढूंढने पर मुझे एक दो कैरेक्टर मिल गए ऐसे कि जिनको उपन्यास का विषय बनाया जा सकता है। बागेश्वर में सबसे शिखर पर पहुंचा, तो मैंने सोचा इन्हीं को एमएलए बना देते हैं। कहानी के अंदर जो हमने दृश्य उठाए हैं, जो विषय उठाए हैं, वो यूँ आप कह सकते हैं कि 90% हकीकत है। और इसीलिए कहानी में वो जो तारतम्य बनना चाहिए था वो तारतम्य बन गया, क्योंकि काम जो कुछ हमने दिखाया या लिखा वो वास्तव में भी वैसा ही कुछ हो रहा था। गांव की जो पॉलिटिक्स है वो शहरों की पॉलिटिक्स से भिन्न है। वहाँ पर सीधे लक्ष्य पे काम होता है, ईरान की तरह कि अगर मारना है तो मारना है, कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस चाहे कोई हो।
वहां पर ये होता है कि जो लक्ष्य भेदना है तो भेदना है। प्यारेलाल को अगर हटाना है रास्ते से तो हटाना है, भले उसका तेल चोरी में उसको अंदर करा दो कि सीन से गायब हो जाए। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो राव साहब हमें वेट करेंगे, वो गांव गांव के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। या ऐसी ही कुछ कथाएं बनती रहती हैं। बस उन्हीं कथाओं को जोड़ करके हमने ताना बाना बुन करके बागेश्वर जी को प्रेजेंट कर दिया। अब आप लोग देखिए कितने अच्छे हैं कितने खराब, कहाँ कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और ये भी सूचित करना चाहूँगा कि हमारा दूसरा उपन्यास बिट्टू छप के आ गया है। क्या बात, बहुत बढ़िया, स्वागत। और तीसरा उपन्यास रिश्ते कैसे कैसे हैं, ये आने वाला है। तो जैसे आप कह रहे थे, तीन की संख्या हमको बहुत भाती है। 303। हमने कहा कुछ अछूते विषय चुने जाए, वही कोशिश की है। देखिए आप लोग कैसा समझते हैं, कैसा पसंद करते हैं। धन्यवाद। वापस जी, राव बहुत बहुत साहब। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो ग्रामीण परिवेश का जो सजीव चित्रण और संवादों के माध्यम से, और जी बिल्कुल, ये बागेश्वर का बन गया एमएलए का जो आपने चित्रण किया है, ये बिल्कुल सजीव जान पड़ता है। और भाषा भी, और जो है, और बोलचाल की जो भाषा है, और उसमें कहीं ना कहीं आप ही लगता है कि हमारे आसपास का ही कोई पात्र है। चाहे वो पुत्तन हो, या रतिराम हो, या भगवान दिन हो, धनीराम हो, ए, रामपाल हो, इस तरह से जो पात्रों के साथ और जो उनके बीच जो संवाद होता है, बिल्कुल सजीव चित्रण देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हमें राग दरबारी की याद आ जाती है पढ़ते हुए, बागेश्वर बन गया एमएलए के वो पढ़ते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार और उपन्यासकार, कथाकार और व्यंग्यकार भी हमारे बीच हैं, आदरणीय राकेश अचल जी ग्वालियर से हैं। तो जैसा कि आप बताया कि कुछ काम भी चल रहा है उनके यहाँ पर, तो मैं उनकी बहुत सी टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी इस पर, अगर आप जल्दी में ना हो तो आपको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय राकेश अचल जी। धन्यवाद राव साहब, और जितने उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी अभी इस समय चर्चा में शामिल हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने परिचय कुछ ज्यादा दे दिया। मैं उपन्यासकार भी नहीं हूँ, मैं कथाकार भी नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ और शीर्षक जोड़ने वाला एक छोटा मोटा साहित्य का सेवक हूँ। सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक एक ऐसी दुखती जो नब्ज होती है समाज की, उस पर हाथ रखा है, जिससे बहुत लोग तिलमिलाएंगे। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट नया नहीं है, बिल्कुल समसामयिक है, और हर दौर में इस तरह से बागेश्वर पैदा होते हैं। और इस समय चूंकि बागेश्वर हॉट केक नाम है, तो उपन्यास का नाम भी बड़ा अच्छा रखा गया, और बागेश्वर जी बन गया एमएलए। बागेश्वर के प्रदेश से मैं आता हूँ। बागेश्वर जो हमारे यहाँ है, एक जगह है, वो आजकल धाम में तब्दील हो गया है। वहां भी ऐसी गतिविधियां चलती रहती हैं, राजनीति भी चलती है, धर्म भी चलता है। लेकिन ये उपन्यास जब डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा इसको, तो मैंने पढ़ा, तो मैं वाकई में देखकर चकित था कि डॉक्टर साहब जिस विधा में हाथ लगाते हैं, उस विधा में जादू करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने राग दरबारी का जिक्र किया, तो राग दरबारी एक अलग तरह की विधा का और दशकों पहले लिखा गया उपन्यास था। तब से लेके अब तक तो दुनिया बहुत बदल चुकी है। सियासत बदल गई है, समाज बदल गया है, त्योहार बदल गए हैं, मुहावरे बदल गए हैं। तो डॉक्टर संजीव कुमार ने बागेश्वर को ग्राम सभा से उठा के और विधानसभा तक ले जाने में जितने उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वो सब बड़े सलीके से सजा दिए। मैंने तो एक ही उपन्यास लिखा, दूसरा मेरा लिखा हुआ पड़ा, छपने की नौबत नहीं आ रही, की हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर साहब को तो तीसरा नंबर में लग गया है। सबसे अच्छा इसमें जो मुझे लगा है कि इसकी जो आ जाए भाषा है, सर। वो बड़ी चुटीली भाषा है, बड़ी सहज, बिल्कुल प्रवाहमान बात भाषा करनी है, है। और पाठक को बांधती है। तब तक यहीं हुए पाठक 5 मिनट इससे काटकर मैं पहुंच जाऊँ, निर्लिप्त नहीं अगर हो होता है। जाएगा तो फिर अब आ जाएंगे। अभी गिरीश जी भी आ गए हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ।
तो बागेश्वर की जो भाषा है वो इतनी आकर्षक भाषा है कि इसे उपन्यास जब शुरू करते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं, तो फिर आप इसे रखने का मन नहीं करते। अभी जैसे ममता कालिया जी जब चूंकि इतना कुछ कह चुकी, तो हम तो क्या कहेंगे उपन्यास के बारे में। लेकिन चूंकि एक उपन्यास, दो उपन्यास लिख लिए हैं, पढ़ तो सैकड़ों दिए, तो उस हिसाब से व्यंग्य विधा में बागेश्वर की जो उपस्थिति है वो बहुत सराहनीय है। इसका स्वागत किया जाएगा पाठकों की ओर से, क्योंकि ये इतना समसामयिक विषयों को लेकर के गूंथा गया है कि मैं इसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। पाठक के हाथ में अगर ये आएगा तो फिर पूरा पढ़ा जाएगा। अब ये बात जरूर है, पहला उपन्यास है डॉक्टर साहब का, तो इसमें कुछ खामियां छूट गई हैं, मैं उनकी ओर इंगित नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के उपन्यास आकर्षित करता है। उपन्यास की जो शैली है वो बिल्कुल व्यंग को एक नया रूप देती हुई चलती है। मैं राग दरबारी से इसकी तुलना बिल्कुल करना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो एक अलग चीज है, वो माइलस्टोन था। और इसमें पगडंडियों से कहानी शुरू होते होते और राज्य की विधानसभा तक के चुनाव तक की है। मैं तो चूंकि चुनाव लड़ा भी हूँ एक पत्रकार की हैसियत से, तो जितने ठटकर्म होते हैं चुनाव में उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो डॉक्टर संजीव कुमार ने बहुत ही संवेदना के साथ, बहुत ही मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए, व्यंग पीटते हुए, लगातार वो थपथपाते हुए जा रहे हैं। वो उनकी थपकी हालांकि कभी कभी बड़ी गहरी भी है कई संवादों में। और जैसे आपने पात्रों के नाम लिए, वो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मोहल्ले के, मेरे गांव के पात्र हों। तो कोई पात्र अपरिचित नहीं है। तो इतना अगर किसी उपन्यास में आप कर दे कि पाठक को ये लगे कि ये तो उसके इर्द गिर्द की कहानी है, वो खुद उसमें उपस्थित है, तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास की सफलता कही जा सकती है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर संजीव कुमार को बधाई भी देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अब एक उपन्यासकार के रूप में भी वो अपनी अलग छवि बनाएंगे, खासतौर पर व्यंग्य के क्षेत्र में। उनकी तमाम व्यंग रचनाएं भी मैंने पढ़ी हैं। उनकी दूसरे शास्त्रीय विषयों से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए साहित्य को भी मैंने देखा है। तो उस लिहाज से मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि बागेश्वर से जो एमएलए बना दिया है उन्होंने, ये यात्रा उनकी यहाँ रुकेगी नहीं, ये निरंतर जारी रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाइयां। जी राव साहब। जी बहुत बहुत आभार आपका। आपने बिल्कुल, जब बागेश्वर धाम का जब आपने उल्लेख किया तो पूरा चित्र जो है हमारे सामने नाचने लगा। और जब आपने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी इसमें गूंथी है डॉक्टर साहब ने। मैं तो चुनाव इसीलिए लड़ा कि मैं देखूं, पत्रकार के नाते में महापौर का चुनाव लड़ा, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। तो जी जी मुझे ये बहुत अच्छा बढ़िया। लगा कि डॉक्टर साहब ने बड़े बारीकी से बिना चुनाव लड़े इतना अच्छा लिख दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच आचार्य राजेश जी जुड़े हुए हैं। अब तक आवाज पहुंच रही है तो कृपया आपको कहीं निकलना भी है। आचार्य राजेश कुमार जी। जी जी जी, बिल्कुल। जी शुक्रिया आपका। जी। आपको किसी दूसरे कार्यक्रम में भी साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, जी तो मैं भी बाकी हमारे जो अ, आदरणीय और समादृत विद्वज्जन हैं उनका अ, अनुसरण करते हुए संजीव कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूं उनके इस पहले उपन्यास पर। पता नहीं संजीव जी को याद है कि नहीं, मैं ये उपन्यास छपने से पहले पढ़ चुका हूं। उनको सुझाव भी दिए थे मैंने कुछ, और उन कुछ सुझाव में से कुछ पर उन्होंने अमल भी किया। ये जो उपन्यास है इसमें दो समानांतर कथाएं चल रही हैं। एक तो किस तरह से राजनीतिक छल छद्म करते हुए व्यक्ति चुनाव में जीतते हैं, उनके बारे में, उनके, जैसा कि अभी हमारे बाकी वक्ताओं ने भी कहा। और दूसरे, अति श्रृंगार रस से प्रेरित एक कथा चलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई तरह के पाठकों को ध्यान में रखते हुए संजीव कुमार जी ने एक घोर श्रृंगार की प्लेट पर राजनीतिक छल छद्म को रख कर पेश किया है, ताकि कुछ
पाठकों की रुचि बनी रहे और वो कथा के मर्म तक पहुंचे। ये तो भाषा की बात हुई, इसमें रवानगी है, अच्छे संवाद हैं और वो कथा को गति देते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी है। और उसमें कुछ जो कमियां हैं उनकी तरफ तो वो दोबारा पढ़ेंगे तो उनका ध्यान चला ही जाएगा। लेकिन उपन्यास का एक एक शिल्प होता है जो इसकी मांग करता है कि जो प्रसंग आप दे रहे हैं वो कथानक में मदद करें और आखिरी परिणति तक पहुंचे। मुझे लगता है कि इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। जैसे इसमें कुछ पात्र ऐसे हैं जो, अगर इसका उद्देश्य ये माने कि राजनीतिक जोड़ तोड़ को पेश करना है तो उसमें कोई अर्थ नहीं देते। जैसे शायद सुनैना दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो फिर क्या, वो ऐसे होते रहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे कुछ प्रसंग हैं जिनसे बचा जाना चाहिए था। दूसरे ये है कि इसमें दरअसल कोई भी रचना जब अच्छी रचना बनती है तो उसको साधारणीकरण की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत होती है। इसमें लेखक नाम लेकर के, पार्टियों के नाम लेकर के प्रस्तुति करता है। जो कभी भी पार्टियों के नाम और नेताओं के नाम, जो कभी भी कालजयी रचना के लिए उचित नहीं होता। कल को कौन भाजपा, कौन मोदी, कौन जानता है, लेकिन रचना बनी रहती है। तो उसमें इस तरह का चित्रण और इस तरह का पात्र लिए जाने चाहिए जो सार्वभौमिक हो सके। लेखक का झुकाव प्रतीत होता है, पता चलता है कि वो भाजपा के साथ है, जो हमें वैसे भी पता है। वो झलकना नहीं चाहिए। और शायद वो इसमें फंस गए, इस जाल में, क्योंकि पेश तो वो करना चाहते थे कि किस तरह से जोड़ तोड़ होते हैं राजनीति में, उसको उजागर करें। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को वो साथ में रखते हैं जिससे उनका सद्भावना है। लेकिन अंततः वो निकाल इस तरह से निकालते हैं कि ये पार्टी भी ऐसी ही है कि जो लोगों को जोड़ तोड़, मारपीट, आगे पीछे करके, छद्म करके ये पार्टी चुनाव जीतती है। कायदे की बात यह है कि हालांकि मैं जो लोकप्रिय धारणा ममता जी ने भी और राकेश जी ने भी कहा इसके बारे में, उससे अलग ये कह रहा हूं कि ये अपने, अगर इसका ये उद्देश्य है कि राजनीति की जोड़ तोड़ को पेश किया जाए तो उसमें ये सफल नहीं है। इसमें पता ही नहीं चलता कि लेखक क्या कहना चाहता है, क्या उद्देश्य है, किस तरह की चीज वो पेश करना चाहते हैं। एक, और इसमें जो दूसरा जो समानांतर, मतलब छिछला यौन प्रसंग जो पेश किए गए हैं, थ्री सम में मजा आएगा, लोग पढ़ के सोचेंगे चलो थ्री सम करें, टू सम करें, उनसे बचना चाहिए था। एक बात कह के अपनी ये इसको पूरा करता हूं कि एक कृष्ण कथा वाचक थे जो कृष्ण की कहानी सुना रहे थे, और उसमें प्रसंग आया कि गोपियां स्नान करने चली गई और कृष्ण ने उनके वस्त्र उठा लिए और पेड़ पर चढ़ गए। तो कथावाचक ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि भाई गोपियों, अगर आपको वस्त्र चाहिए तो तनिक बाहर निकले, ठीक है, तनिक बाहर और निकले, ठीक है, तनिक और बाहर निकले। तो आखिर में इसको मैं सौम्यता से कहना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति तो कुछ और ही है कि एक भक्त ने, रणुजराव जैसे एक संचालक भक्त ने कहा कि पंडित जी ये बताएं कि आप हमें कथा सुना रहे हैं कि हमें कामोत्तेजित कर रहे हैं। तो ये दंश इस उपन्यास में है कि वो कथा सुना रहे हैं, ये कामोत्तेजित करने में के काम में लगे लगे हुए हैं। और ये बहुत ही
लेखक के लिए बहुत ही असम्मानजनक छवि पेश करता है। तो उस पर मेरा विचार है कि दोबारा से नजर डाली जानी चाहिए अगर इसे बेहतर उपन्यास बनाना है। और उनके और उपन्यास भी आए हैं, उम्मीद है कि उनमें ये सूत्र और ये समानांतर कथा से बचा गया होगा। और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, और भविष्य में और बेहतर काम कर सकेंगे इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही लगता है कि पूरा उपन्यास एक बैठक में खत्म कर दिया है, और कुछ दो कमियां बार दो जाहिर बार है। पढ़ा मैंने, 2 बार। जी पहले भी जी पढ़ चुका था, अब भी पढ़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ कमियां जो बताएं उसमें जाहिर है कि आने वाले उपन्यासों में या इसके दूसरे संस्करण में उसमें कुछ सुधार करेंगे, जैसा उन्हें उचित लगता है उसी हिसाब से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कुछ जो बारीकी से जो चीजों को का उल्लेख किया। और जाहिर है ये पहला उपन्यास है संजीव जी का, और अभी उन्होंने कहा भी कि एक तो प्रिंट हो गई है, एक और उपन्यास हो गया है मुद्रित और प्रकाशित हो गया, और दूसरी तीसरी की प्रतीक्षा भी है। तो इस विधा में उपन्यास, व्यंग उपन्यास की विधा में इनका बहुत ही तेजी से दखल बढ़ता जा रहा है। और आनंदी बुआ के नाम से ये व्यंग लिखते रहे हैं, तो उस व्यंग आलेखों से तो हम परिचित हैं, व्यंग उपन्यासों से परिचित नहीं थे। तो बागेश्वर एमएलए बन गया, उसके माध्यम से इन्होंने जो सामाजिक संस्कृति है, जो जो ग्रामीण संस्कृति है, जो ग्रामीण परिवेश है, उसका इन्होंने निश्चित रूप से उल्लेख किया है। और उसको लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो उठापटक गांव में देखने को मिलती है उस ओर भी इशारा किया है। जो राजनीति में आपने जिस बात का उल्लेख किया, वो आज समाज में हमें भी देखने को मिल रहा है, वो सब चीज हम देख रहे हैं। बागेश्वर धाम या और इस तरह से के जो पात्र, जो राजनीतिक पात्र जो हम देखने को आ रहे हैं, कई केस तो अभी भी बहुत सारे मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, जो जो राजनीतिक हलकों में बहुत तेजी से चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन सब की ओर मुझे लगता है कि इन्होंने, संजीव कुमार जी ने उल्लेख किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ डॉक्टर ललित जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ललित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और लोकप्रिय व्यंग्यकार और कवि। और जो कविताएं होती हैं और जिनके जो व्यंग होते हैं, जो जो दैनंदिन जो हम जीवन में झेलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम दो चार होते हैं, इन सब पर इनकी बहुत ही बारीक और पैनी नजर होती है। तो ऐसे व्यंग्यकार और साहित्यकार हमारे बीच हैं डॉक्टर ललित जी। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कुछ बागेश्वर एमएलए बन गया पर कुछ कहें। जी, स्वागत है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। क्योंकि इस माध्यम से हम चेन्नई से लेके राजस्थान, जयपुर और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जुड़े हुए हैं। और मैं बड़ा अचंभित होता हूँ इस पूरे तनाव भरे माहौल में, जब सिलेंडर के लिए हम भागाभागी कर रहे हैं, चाहे वो इंडक्शन चूल्हा हो या कुछ हो। ऐसे में बागेश्वर एमएलए की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन तमाम झंझावातों के बीच में कुछ सुखद लम्हे भी हमारे बीच में। चाहे राजेश कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2 बार इन्होंने ये उपन्यास पढ़ लिया, बागेश्वर एमएलए। मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि जिस आयोजन में प्रबोध गोविल जी हो, बीएल आचार्य साहब जैसे हो, लेखक, वरिष्ठ लेखक मौजूद हो, ऐसे में आप ये सोचिए कि एक एक सरकारी वकील होते हुए जो पूरे देश और विदेश में भ्रमण करता हो वो व्यक्ति, और उसके मन में आनंदी बुआ भी घूमती है, उसके मन में व्यंग भी घूमते हैं, उसके मन में कविताएं भी घूमती हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि ये आनंदी बुआ के होते हुए बागेश्वर एमएलए हमारे बीच में है। मैं बहुत समय से इनको कह रहा था कि पौराणिक लेखन में आपका कोई सानी नहीं है, लेकिन अब आप गद्य विधा में आए हैं और पाठक पढ़ना चाहता है, चाहे वो आनंदी बुआ के माध्यम से पढ़े, चाहे वो बागेश्वर एमएलए के माध्यम से पढ़े। जब साहित्य अकेडमी अवार्डी ममता कालिया जी ने इस बारे में चर्चा की और उस बैठक में मैं भी वहां मौजूद था, तो मुझे लगा कि वाकई में इस कृति में कुछ है कि जिसको ममता जी ने पढ़ लिया, उल्लेख कर दिया। और संजीव ये वाकई में अद्भुत व्यक्ति है।
मुझे लगता है कि पहले जब मैंने ये शीर्षक देखा बागेश्वर, तो मुझे लगा कि वो बागेश्वर वो तो नहीं है जो जो वाचक है, जिन्होंने हिंदू माध्यम से सभी को जोड़ने की कोशिश की, और राम जन्म उनके पीछे क्या है क्या नहीं है, सत्य क्या है। आजकल वैसे ही बाबाओं का देश है, उन बाबाओं की कथाओं से हमें बचना चाहिए, ये राव बेहतर समझते होंगे। पर मुझे लगता है कि संजीव जी कई बार हमें आश्चर्यचकित करते हैं, विस्मित करते हैं। और आज बागेश्वर एमएलए है, क्या पता कल या परसों कोई नई कृति आ जाए। तो बहरहाल मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आशा जी अपनी बात रखेंगी। मैं देर से इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे लिंक नहीं मिला था, लिंक खोजा गया तो मिल गया। बहरहाल संजीव जी को बधाई। और मैंने तो इनको कहा था कि मैंने कहा ये ऑनलाइन वाला मामला तो ठीक है, आप इसको ऑफलाइन करो, हम सारे लोग आशा जी के पास चलते हैं, इसी बहाने चेन्नई की यात्रा कराएंगे, नहीं बिल्कुल, तो बहुत जयपुर बढ़िया। चले चलेंगे, है ना। बहुत जल्दी गोविंद साहब, मई में हम कार्यक्रम बना रहे हैं, हम लोग जयपुर में आएंगे, मिलेंगे, आशा जी परिवार के लोग हैं, हम चेन्नई भी प्रोग्राम बनाएंगे। ओवर टू रणविजय राव। बहुत 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 बधाई, बहुत धन्यवाद बहुत संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ये है कि यात्राओं का अपना अलग आनंद होता है, और उस बहाने जो साहित्यिक चर्चा होती है, वहाँ गोष्ठियाँ होती हैं। और और विशेषकर जब विलायती राम पांडे जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो बागेश्वर एमएलए पर बात करते हैं, तो और भी अच्छा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निस्संदेह इस पर चर्चा होनी चाहिए, कमी बेसी होती रहती है, हर किताब में होती है, सुधार भी होता है आगे आने वाले जब दूसरे जो कृति आती है, दूसरी कृति आती है, दूसरा उपन्यास आएगा, तो इसमें और धारदार तरीके से, जितनी धारदार तरीके से इस उपन्यास में है, उससे भी और धारदार तरीके से अगले उपन्यास पर भी बात की जाएगी। तो अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा के माध्यम से ही बात पाठकों तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय बीएल आछा साहब। हम कुछ दिन पहले ही हमने इनसे दिल्ली में भी हमारी मुलाकात हुई। और आपको सर, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर संजीव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। आप दोनों व्यंग्य चिंतक से सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं, व्यंग्य यात्रा व्यंग्य चिंतक सम्मान से। तो ऐसे और बहुत ही सर्दी और सार्थक टिप्पणी होती है एक आलोचक रूप में आदरणीय बीएल आछा साहब की। तो मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद रणविजय जी। अ, असल में आप दोनों ही लोग इस तरह के हैं, एक राम खेलावन है और दूसरे बागेश्वर है, और दोनों कहीं कहीं राजनीति से प्रभावित हैं और हैं। विलायती राम आप पांडे एक जी भी अच्छी, हैं। हाँ वो नहीं, वो भी है, जी लेकिन जी। आज एक अच्छी बात यह है जी। कि इस उपन्यास में उल्लेख आया है 29 मार्च शनिवार को ग्रह बदल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरा ख्याल है 29 मार्च ही है और ग्रह जी जी। बदल रहे हैं, तो क्या ये बात, उल्लेख क्या बात। मुझे याद था। जी जी। दूसरा, ये सजीव कुमार और संजीव कुमार में क्या अंतर है, ये अनुस्वार पत्रिका का अंतर है, क्योंकि जी जी। संजीव पर अनुस्वार लगता है। जी तो जी। इस रूप में भी थोड़ा उल्लेख मुझे करना था। जी जी। आ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो ममता जी ने कहा वैसा ही कहने का मन नहीं है। इसलिए भूमिका में बात अलग होती है, आलोचना में बात अलग होती है। भूमिका में सर्द पक्ष कुछ ज्यादा होता है, समीक्षा में थोड़ा कम, और आलोचना में उससे भी कम। और मेरा ख्याल है कि एक आलोचक को नाराज करना भी आना चाहिए, और इसीलिए कुछ बातें जो अच्छी हैं वो पहले कहूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये बन गया बागेश्वर जो एमएलए है, ये भूतकाल का है, और इसका अंत जो आता है वो एमएलए बनने के, प्रधान से एमएलए बनने का आता है। जो एमएलए बनने की प्रक्रिया है चुनाव की, और जो चीजें होती है, वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक तरह से लगता है कि छलांग लगा ली है, और इसमें कोई दुराई नहीं, जो काम किए हैं
बागेश्वर ने, उसकी वजह से उसको मौका मिला है। लेकिन जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया होती है वो इतनी आसान नहीं होती, और एक विधायक या एमएलए भी इतना आसान नहीं होता है। दोनों ही बातें हैं, वो भी इतना आसान नहीं होता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी इसकी राहें, मैं असल में नीमच के पास एक गांव है सुंदरलाल पटवा का, उकड़ेश्वर, छोटे से गांव में पान की दुकान पर खड़े होते हैं। अगर इस दुकान पे खड़े हुए तो आप भाजपा के हैं, और सामने वाली दुकान पे खड़े हुए तो आप कांग्रेस के हैं। उनमें भी दो अलग अलग धड़े हैं, तीन तीन अलग अलग धड़े हैं एक छोटे से गांव में। तो ये जी गांव जी। के चुनाव की राह भी कितनी कटीली होती है, तो एमएलए बन गया इसकी राह तो और अधिक कठिन होती है। और एमएलए के लक्षण भी अलग प्रकार के होते हैं। अब इस उपन्यास, क्योंकि एमएलए बन गया, बस यहाँ स्टॉप हो जाता है, लेकिन उसके जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इसमें नहीं आ पाई, वरना ये उपन्यास और भी यथार्थवादी होता। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ी अच्छी बुनावट की है शुरू में, और शुरू में लगा गांव का जो असल चित्र है वो लाने की कोशिश की उन पात्रों के माध्यम से। पात्रों के नाम की बात तो गांव के हैं ही, जैसे उत्तम वो मात हतों का लीडर है, रतिराम चुल्हा है लेकिन अखबार का शौकीन है, चुनिया ये गांव की खबरों का संवाहक है, कुत्तीलाल बागेश्वर के खेतों को देखता है, और प्रकाश कुशवाहा ये इसका काम बड़ा जोरदार है, वो सारे गुंडों को पालता है और पुलिस को देखता है। ये असल चित्र लेने के लिए इन पात्रों की सृजन बहुत मायना रखता है। और इसी बहाने वो सब खटकर्म आए हैं जिन खटकर्म के माध्यम से एक जो उम्मीदवार होता है वो किस तरह से प्रत्याशी, जो अन्य प्रत्याशी रहते विरोधी होते हैं, इनको नष्ट नाबूद करने की चेष्टा करता है। इसमें प्रेम का पक्ष भी है, डीजल के चुराने और फिर अपराध में, और फिर उसको डरा करके ताकि वो अपना भक्त बन जाए, ये पक्ष भी है। कैसे अपराध जो है पुलिस के सामने ला करके उसे डरा करके अपने पक्ष में लाया जाए ताकि वो अपने साथ ही चले, अपनी जेब का आदमी बन जाए, ये सारे दांवपेच है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैंने भी गांव देखे हैं, चुनाव भले ही न लड़ा हो, चुनाव करवाया है, ये बहुत कशीदाकारी के होते हैं, और ऐसी कशीदाकारी कांटों से ही बनी होती है, इतनी आसान नहीं होती। इस उपन्यास की जो बागेश्वर की राह है वे फिर भी आसान है, प्रधान बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए बहुत है। तो इस रूप में अगर देखें तो दूसरा ममता जी ने बड़ा, मतलब उसका एक थोड़ा सा पक्ष जो लिया वो एक सर्द का पक्ष होता है, और इसी रूप में उन्होंने उन सब प्रसंगों को लिया जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहे, जिन प्रसंगों की ओर, तो उनको भी इसी रूप में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। पर इतना तय है कि चकबंदी के अभियान किस प्रकार के होते हैं, कैसे सीईओ होता है या जो डिप्टी कलेक्टर होता है उसे संबंध गांठ करके जो चकबंदी की जमीन है अपने पक्ष में होती है, कैसे खेत खलियान की फसल ली जाती है और दूसरे की कभी कभी आग लगवा दी जाती है, इसमें नहीं है। लेकिन जो अफसर है वो भी इसमें बहुत संजीव जी ने बड़ी वैसा लाया है, जबकि ऐसे अफसर भी बड़े जिगजेग होते हैं, आसान नहीं होते। पर फिर भी प्रधान जी की बात मान करके वो जो सारी की सारी बात आती है। अब बात आती है कि आ, इतने मकान बन गए हैं, इतना अलॉटमेंट हो गया है, उसकी सीआर अच्छी हो गई है, वो दिल्ली जाता अपना पक्ष रखता है और उसे लगता है कि उसने सरकार के द्वारा दिए गए जो लक्ष्य हैं और योजनाएं हैं उनका कैसे पालन करवाया है, उसकी वजह से उसकी इमेज बन जाती है। ये अच्छी बातें हैं। लेकिन जब ममता जी ने ये कहा कि जो राजनीति में होते हैं उनका घरेलू पक्ष बड़ा उपेक्षापूर्ण होता है, सही बात है, गलत है, गलत नहीं है। और ऐसे में यदि स्त्रियां किसी चीज को पूर्ण नहीं या तृप्त नहीं हो पाती तो उसके पक्ष भी इन्होंने लिए हैं, और ये एक सर्द पक्ष उन स्त्रियों के प्रति भी लिया है। मेरा मानना यह है कि अगर सूरज और नीता, नीता उनकी पत्नी है और सूरज भांजा है,
अगर लीडरशिप नीता में भी क्रिएट कर ली जाती है तो उसे सेक्स की तरफ नहीं जाना पड़ता। और सूरज भी अगर छात्रों के बीच में युवा नेतृत्व के रूप में लाया जाता तो एक बहुत बड़े शक्तिशाली पात्र बन सकता था। और आप जानते हैं आजकल तो जैन जी वाला है मामला, तो ये जो युवा पक्ष है उस युवा पक्ष में भी सारे के सारे जो टोलियां होती है वो टोलियां नारे लगाती है और पक्ष लेती है, चुनाव लड़ती है, तो वो सारा का सारा क्रिएट हो सकता था। और नीता को भी एक अलग कैरेक्टर के रूप में जो पति की सहायक भी है, पति की खामियों को नहीं देखती बल्कि पति की लीडरशिप में अपने स्त्री नेतृत्व की भी प्रतिष्ठा करती है, ये उसका हो सकता था। ये विकल्प के रूप में कह रहा हूँ। मुझे अच्छा इसे लगता है कि संजीव कुमार जी की 2-3 किताबों की समीक्षा मैंने लिखी भी है और उनके सामने की भी है, और वो इन पक्षों को स्वीकार करते हैं। मतलब उनमें ये बेचैनी नहीं होती कि मैंने जो लिखा उसके विपक्ष में या उसमें बीन में निकाला जा रहा है। ये उस तरह के व्यक्ति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बातें मैं कई बार कह देता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ वहां या तो बच जाता हूँ या कहता ही नहीं हूँ, वो अलग बात है। दूसरी बात, जब आपने ये कही प्रोफेसर राजेश कुमार जी ने कि इसमें श्रृंगार का भी आता है, मैं श्रृंगार की बात नहीं करता। ये एक तरह का मतलब अतृप्ति है जो यौन आकांक्षाओं की है। अब इस यौन आकांक्षाओं में जिस तरह से इन पात्रों को लिया गया है, तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि जो बागेश्वर के बहुत निकटतम लोग हैं वे ही नीता से अंदर के अंदर संपर्क किए हुए होते, एक कैरेक्टर ये भी हो सकता था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि नीता और उसकी बहन सुनैना, शायद यही नाम है, तो इनका त्रिकोण बनाने की कहाँ जरूरत थी। मतलब एक से ही काम चल जाता, चलो एक गड़बड़ जहाँ है वहां काम चल जाता, लेकिन सुनैना और ये दोनों को साथ ला करके फिर सूरज को जोड़ना, ये जो सैंडविच है ये इस उपन्यास के अनुकूल नहीं है, न इस उपन्यास के राजनीति की दिशा है। ये उपन्यास मूलतः राजनीति मूलक है और इसकी दिशा भी वही होनी चाहिए। और उसमें यथार्थ जो गलियों का होता है, नारों का होता है, दांवपेच का होता है, राजनीति के नारों का होता है, बाकी लोगों को शहर से बुला करके अपने पक्ष में करने का होता है, वो सारा का सारा यथार्थ बोध यदि इसमें आता तो इस कथा की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि मैंने आपसे कहा 2 अच्छे कैरेक्टर बन सकते थे। सूरज भी अच्छा कैरेक्टर बन जाता युवा लीडर के रूप में और एक अपनी पहचान देता, और नीता भी अपनी अच्छी पहचान जो स्त्री लीडर होती है, स्त्री नेतृत्व होता है, वो पहचान दे सकते थे। लेकिन वो जो आया उसके चित्रण के लिए जिन शब्दों को खपाना पड़ा वे शायद इस उपन्यास के और संजीव जी के लेखन शैली जो है उसके अनुकूल नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने कोणार्क की कथा पढ़ी है, जिन्होंने गांधारी पढ़ा है, जिन्होंने कश्मीर की जो चीख थी उनको सुना है, संजीव जी की दिशा अलग है। वो प्रेम की भाषा के उदात्त पक्ष को उत्कीर्ण करने वाले हैं जो कोणार्क के पत्थरों पर होती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि नीता के माध्यम से नेतृत्व की समाज भाषा बन सकती थी, अलग आयाम हो सकते थे, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वयं बागेश्वर के जो किया है उससे भी आगे जा सकती थी, और बागेश्वर को भी लगता कि मेरी जीत के पीछे सबसे बड़ा पक्ष मेरी पत्नी का है और उसी बात का गौरव है। अब ये अलग बात हमने कह दिया है कि भाई उसको शुगर है और शुगर में वो तृप्त नहीं कर सकता था, ये सब बातें उसमें है। लेकिन अब उसका जो बहन का पति है उसके साथ भी यही चक्कर है। तो मेरा ये तात्पर्य कि इन प्रसंगों को यदि इस उपन्यास का मूल हिस्सा न बनाया जाता तो शायद, और इसके बदले मैंने जो आपने कहा है अगर वो जोड़ दिया जाता तो ये उपन्यास और अधिक वास्तविक नेतृत्व प्रदान और एक तरह से लीडरशिप देने वाला हो सकता था, ये मेरा मानना है। पर फिर भी मैं ममता जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये जरूर है कि उन्होंने ये कहा कि राजनीति में जो घर की स्त्रियां होती है उनकी अनदेखी की जाती है, बस
ही है और अनदेखी होती होती है, पर उस अनदेखी को किस प्रकार से सक्रिय लीडरशिप में डाल करके सेक्स की बजाय उसे लीडरशिप के बहाने ताकि उसके अन्य गुणों का प्रकाशन हो सकता था, ये मेरी संभावना मैं इस उपन्यास में देखता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पिछला एक उनके नाटकों पर को लेकर के एक उपन्यास आया था, सत्यों को लेकर एक पुस्तक आई थी जिसमें उन्होंने सारे संचारी भावों, विभावों, निष्पत्ति आदि की बात की थी। उसमें मैंने 2-3 बातें ऐसी कही थी और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सुधार मुझे करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि पहला उपन्यास है, तो पहले उपन्यास में ही श्रीलाल शुक्ल का शिवपालगंज तो नहीं बन सकता। पहला ही उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका मेला अंचल तो नहीं बन सकता, पर दिशा पकड़ी है तो उन दिशा के फूलों की बजाय कांटों को भी चुनना होगा, टेढ़ी राहों को भी चुनना होगा, जातियों के संकट को भी चुनना होगा, अंदर की दगाबाजी को भी चुनना होगा। और ये विषैले पक्ष जितने यथार्थ के रूप में आएंगे, उतना ही ये बागेश्वर भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सुना, मैंने कुछ बातें कही। आदत है, मैंने कहा कि कुछ सीधे सीधे कहने की, तो कह दिया। संजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी। आवश्यकता है कि आने वाले समय में वो अधिक यथार्थ जीवी और सीधे रोड मैप लेकर के चलेंगे, जहां पर इस देश की ग्रामीण राजनीति, इस देश की जिले की राजनीति, प्रांतीय राजनीति, ये सारे पक्ष उभर के आएंगे। तो ये इस उपन्यास के लिए बधाई। अच्छी चर्चा हो गई और मुझे आमंत्रित किया चेन्नई से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, अपने बहुत ही सार्थक और सधी टिप्पणी की, समालोचनात्मक टिप्पणी की। आपने सही कहा कि पहला उपन्यास ही शिवपालगंज नहीं हो सकता या मैलांचल नहीं हो सकता, लेकिन उस दिशा में संजीव कुमार जी बढ़ रहे हैं और आने वाले उपन्यासों में जिस तरह की आपने टिप्पणी की उन पर मुझे आशा है कि वो गौर करेंगे और उसको समायोजित भी करेंगे उन बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चेन्नई से जुड़ने के लिए और इतनी बढ़िया बातें रखने के लिए पुस्तक के बारे में। और बहुत ही बारीकी से आपने अध्ययन किया है, उसको नोट किया है और फिर यहाँ पर आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चलता हूँ जयपुर की तरफ। जयपुर से हमारे बीच आदरणीय प्रबोध गोविल सर जुड़े हुए हैं, जो कथा, कहानियों, उपन्यास, कविता और भी सामाजिक कार्यों में, साहित्यिक गतिविधियों में जिनकी सक्रियता है इस उम्र में, और तो वो है कि देखने लायक होती है, अनुकरणीय होती है। और इस तरह जो सक्रियता आपकी दिखती है, वो हम सबको लगता है कि इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं। तो ऐसे ऊर्जावान और ऐसे वरिष्ठ लेखक हमारे बीच आदरणीय प्रबोध गोविल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बागेश्वर बन गया एमएलए पर बात रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत सर बहुत आपका। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं सभी की तरह संजीव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये उनका पहला उपन्यास है, जैसा वो खुद भी उन्होंने अभी बताया है। और ये सबसे अच्छी बात है कि उनके पहले ही उपन्यास पर यहाँ इस कार्यक्रम में पहली टिप्पणी के रूप में हमने ममता जी को सुना, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि आमतौर पर वो जो कुछ कहती हैं वो कहती हैं। जी, ऐसा नहीं है कि वो तो मैंने कह दिया था, ऐसा उससे कभी पीछे नहीं हटती हैं वो ज्यादातर। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी बात, जैसा रणविजय जी ने कहा है, जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वाह मैं शुरू करता हूँ। बहुत थोड़े ही शब्दों में संजीव जी पे कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो इस उपन्यास को पढ़ते हुए, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार इस पर एक समीक्षा लिख भी चुका हूँ, और उसके बाद में भी जो संजीव जी से इसको लेकर थोड़ी सी बात हुई है, 2-3 छोटी छोटी सी बातें, मैं कोई भी दोहराव नहीं चाहूंगा, जो और जी, लोगों ने कह दिया है उससे हटके मैं कहता हूँ। देखिए, जी, सबसे जी, पहली बात तो ये है कि इसको अगर आप व्यंग उपन्यास या व्यंग की सुगंध वाला उपन्यास भी अगर हम कह रहे हैं, तो इसमें एक खास बात सबसे बड़ी जो अलग दिखाई देती है, बाकी उपन्यासों से इस शुरुआत को अलग ले जाती है, मैं एक शब्द और जोड़ूंगा, सकारात्मक उपन्यास। राजनीति को लेकर लोगों के मन में ये बात होती है कि राजनीति हमेशा नकारात्मक होती है,
वो प्रतिशोध की होती है, बदले की होती है, हिंसा की होती है। सरकारी योजनाएं जो हैं वो हमेशा जनता को लूटने के लिए होती हैं। इस तरह की जो धारणाएं हैं उनसे बचाकर संजीव जी ने इस उपन्यास में बात की है, और उसका जो स्वर है उसको इस तरह से बनाए रखा है कि कहीं भी ये नहीं लगता कि उस बागेश्वर के पास दिशा नहीं है। उसे पता है कि वो किस दिशा में चल रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ उसे जाना है। तो ये एक सामान्य सी बात जो मुझे लगता है। और मैं आपको एक और, हो सकता है आपको हंसी आ जाए, लेकिन मैं कहूंगा कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम रंग भरो किसी चित्र में, और उस बच्चे को ये निर्देश देते हैं कि ये ध्यान रखना कि लाइनों से बाहर नहीं निकले रंग। बच्चा बहुत मनोयोग से रंग भरना शुरू करता है और हम देखते हैं कि कोई कोई स्ट्रोक लाइन से बाहर जाता है। यहाँ ये बात मुझे इसलिए याद आई कि ये बात हम संजीव जी पर जब लागू करते हैं तो हम सब जानते हैं कि संजीव जी तो लाइनें तोड़ने के ही लिए प्रचलित जो मान्यताएं हैं उन्हीं पर चलने वाले हैं। उनको हर जगह ये देखकर ये लगता है कि इस लाइन से बाहर कैसे जाया जाए। उनके सामने अगर कोई दायरा है, कोई वृत्त है, कोई त्रिभुज है, तो वो इस कोशिश में रहते हैं कि कौन सा कोण उनको ऐसा मिले जिससे वो इससे अलग निकलकर बताएं। तो इस दृष्टि से अगर उपन्यासकार है तो वो अपने पहले उपन्यास में भी काफी संतोषजनक काम कर ले जाता है। तो आप सबकी बधाई जो है उसमें मैं भी अपनी बधाई जोड़ता हूं। एक और बात जिसकी तरफ मैं कहूंगा कि इस पर आप सबने ध्यान दिया होगा, लेकिन अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिला कि उस दृष्टि से मिला। इस उपन्यास में राजनीति की बात है, लेकिन राजनीति के साथ साथ इसमें एक फिर अलग तरह का स्त्री विमर्श है। हम जो है स्त्रियों को देखते हैं, उनका भला सोचते हैं, उनका बुरा सोचते हैं, लेकिन वो पुरुष के चश्मे से ही सोचते हैं। ये स्त्री जो है ये दुखी है, इसके संग ऐसा होना चाहिए। हम स्त्री की दृष्टि से स्त्री विमर्श पर बात नहीं करते। संजीव जी ने, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनके मन में कहीं है ये बात या इन्होंने किस तरह साया से लाए हैं इस बात को कि स्त्री जो अपने मन से चाहती है वो कैसे कहाँ आए। अब चाहे आपके समाज में उसके लिए कोई नाम हो न हो, कोई नैतिक मूल्य हो न हो, ये वो स्त्रियां नहीं सोचती। वो स्त्रियां अपने अकेलेपन को, अपनी घुटन को, अपनी अवहेलना को, अपनी उपेक्षा को, अपनी अनदेखी को किस तरह अपने दैनिक व्यवहार में लाना चाहती हैं और वो किस सीमा तक जाती हैं। एक नई जमीन जरूर संजीव जी यहाँ भी तोड़ते हैं। वो हमें अच्छी नहीं लगती। कई बार मुझे भी यूं लगा था कि अरे ये क्या लिखा संजीव जी ने, ये तो बिल्कुल, कई बार तो इन्होंने भाषा तक वो इस्तेमाल की है। अब अभी अच्छा जी बता रहे थे भांजे और भतीजे और उनके जो बातें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वहां भी ये देखिए मैं इसको इसलिए स्वीकार करता गया और संजीव जी के साथ होता गया कि उनकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ स्त्री के भीतर से बोल रही। तो ये भी एक विशेषता मुझे इस उपन्यास की दिखाई देती है। और एक तीसरी बात जो मैं इस दृष्टि से कहूंगा कि हम लोग और खास करके साहित्य से जुड़े लोग, भाषा से जुड़े लोग, जिनको पुरानी कविताओं में, पुराने साहित्य में, पुराने गद्य में अपने जो वरिष्ठ लेखक हैं उनसे ये मालूम पड़ा है कि हमको हर समय एक ऐसे मूड में, मैं तो मूड ही कहूंगा, लेकिन मूड में या एक ऐसी स्थिति में खड़े होना चाहिए कि कोई भी सत्ता जो है वो अच्छी नहीं होती और सत्ता अच्छा नहीं करती। यहाँ भी अब हालांकि आचार्य जी ने इस बात का इशारा किया है कि ये कहीं कहीं ये लग जाता है कि लेखक का जो दलगत पसंद है, जो राजनीतिक पसंद है, वो झलक जाए। तो ये तो अब इसके लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और लेखक को निष्पक्ष होना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये पता नहीं लगे कि हम किस विचारधारा के हैं, हम किस दल के हैं, हम क्या पसंद करते हैं। हम ये देखें कि उनके पात्र जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो पात्र जो है कथानक की स्थिति पर क्या असर डालते हैं। तो उस दृष्टि से कुछ लोग ये कहेंगे
कि ये सकारात्मक यानी जो जो स्वर है, और यही बात जो है उनकी दृष्टि में व्यंग को थोड़ा सा कुंद कर देती है। व्यंग का मतलब सीधे आप जो है स्पष्ट खरी बात कहें, और जहां आपको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी बात को बचा रहा है, किसी दिशा को बचा रहा है, या किसी नहर के किनारे से गुजरते हुए पानी के छींटों से बच रहा है, ये अगर पाठक को लग जाता है तो वहां व्यंग खंडित हो जाता है। तो इस दृष्टि से मैं संजीव जी को, और ये बात मैंने उनसे भी कही थी, और मैंने साथ साथ ये भी जोड़ दिया था कि पहले उपन्यास में ऐसा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। मैं यहाँ भी आपके जो आपका जो विचार है उसको, उससे पूरी तरह असहमत नहीं होते हुए भी मैंने थोड़ी सी असहमति आपको बताई है। और एक बात, चौथी बात, या हो सकता है यही बात अंतिम भी हो, मैं और आगे कुछ न कहूं आपको, लेकिन एक बात जो मैं कहूंगा कि ये देखिए कि पहले उपन्यास में और 2 उपन्यास लिखने के बाद, 4 लिखने के बाद, 6 लिखने के बाद, 8 लिखने के बाद, कभी कभी इस स्थिति से लेखक गुजरता है कि पाठकों का ग्रिप क्या चीज है, व्हाट इज द ग्रिप ऑफ रीडर्स। जहां उसको एक बड़े कथानक को डील करते हुए, लंबी बात कहते हुए, वैचारिक बात कहते हुए, नीरस बात कहते हुए, जहां भी ये लगता है कि अब यहाँ कहीं पाठक इसको छोड़ न दे, तो वहां वो सायास भी, केवल अनायास नहीं, सायास भी ऐसे बिंदु, ऐसी खूंटियां जोड़ता है जिसमें पाठक अटके। मैं संजीव जी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं उपन्यास विधा का बचाव कर रहा हूं। लोग लघु कथाएं लिख रहे हैं, क्षणिकाएं लिख रहे हैं, हाइकू लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन जो उपन्यास लिख रहा है 150 पेज का, 200 पेज का, 300 पेज का, उससे आप इतनी छूट तो देंगे कि वो अगर जहां उसे पाठक उकताता हुआ लगे तो वो पाठक के सामने कुछ मीठा परोसे। इस दृष्टि से मुझे, और लेकिन वो मीठा ऐसा नहीं हो कि आगे जाकर डायबिटीज का कारण बने या डॉक्टर उसको रोकने के लिए आ जाएं। ये बात, ये जरूर मैं कहूंगा संजीव जी से, अभी फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं एक बार कह चुका हूं, अपनी समीक्षा में भी कह चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस उपन्यास के लिए बहुत, मैं आपको बताऊं कि मैंने इस उपन्यास को बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ना शुरू किया था, और मैंने देखा कि सहज, बिना किसी क्लिष्टता के, बिना किसी वैचारिक मंथन के, दिमाग में इस तरह का, जैसे साया, जो घटनाएं, जो सहज घटनाएं गांवों में घटती हैं, उनको लेकर हल्के फुल्के व्यंग के साथ, हल्की फुल्की शातिर पने के साथ जो पात्र आगे बढ़ते हैं, वो उपन्यास को अंत तक ले जाते हैं। मैं बधाई देता हूं संजीव जी को, और मेरी बात धैर्य से सुनने के लिए आप सबके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अ, बारीकी से आपने अपनी बात रखी, और बिल्कुल सही कहा कि शुगर, मतलब ऐसा ना हो कि मिठास तो हो लेकिन बाद में शुगर जैसी शुगर हो बीमारी जाए, बिल्कुल। ना हो जाए, तो ये सावधानी तो रखनी ही चाहिए। और लेकिन एक बात तो है कि ये जो पात्र हैं, सपना है, नीता है, सुनैना है, या पुत्तन है, या भगवान दिन है, या पुत्तीलाल जी हैं, इन सब पात्रों के माध्यम से जो इनके बीच में एक संवाद होता है, तो लगता है ये उपन्यास जो अपने आप को पढ़वा ले जाने में समर्थ है। कमियां हो हाँ, सकती हैं, उस बिल्कुल। पर विचार आप सबने रखी, बहुत ही स्वागत उसका है, लेकिन एक प्रवाह तो है इसमें, और ये पढ़वा ले जाने में समर्थ है। और मुझे लगता है कि लेखक की सफलता यही है कि वह अगर पढ़वा ले जाए तो ये बड़ी बात होती है। और कमियां तो हैं, कमियों पर आपने सबने इशारा किया, और आशा है संजीव जी इस सब पर ध्यान देंगे, और इसकी जो आवृत्ति आएगी, पहली आवृत्ति जब आएगी, तो उसमें निस्संदेह इन कमियों पर उनका ध्यान जाएगा, और वो कमियां शायद दूर करेंगे। और आने वाले उपन्यासों का, इनका जो दो उपन्यास और हैं जिन पर हम इसी तरह से, या फिर मिल बैठकर चर्चा करेंगे, आभासी रूप से नहीं, शारीरिक शारीरिक रूप से भी बात हो, और लोगों तक पहुंचे, पाठकों तक पहुंचे, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, और सबने खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से गोविंद सर का, चेन्नई से आशा जी का, गिरीश पंकज सर शायद किसी कार्यक्रम में थे, जुड़ नहीं पाए, राकेश हजल जी का, और आचार्य जी का, जो बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला और जुड़े, ललित ललित जी का,
और आदरणीय संजीव जी जो अब तक हम लोग के बीच बैठे हुए हैं घंटे भर से, जो कि इन्हें आराम करने की जरूरत है। और इतने लंबे तक डॉक्टर ने इनको बैठने से मना किया, लेकिन फिर भी ये इनका इनका जो लेखकीय जो स्वभाव है, मतलब कि जो इनको है कि रोकता है कि नहीं हम बैठें बात करें, आराम हराम है, इस तरह से अब इस अवस्था में भी इतनी सक्रियता से लिख रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप राव कार्यक्रम जी, को अंतिम। संजीव जी कुछ राजेश कहना जी कुछ चाहते हैं, फिर बोलना मैं भी चाहता कुछ हूँ और कहना मैं। चाहता हूँ। जी जी। संजीव जी, कहना मैं चाहते पहले हैं कहता शायद हूँ, फिर आप संजीव बाद जी। में कह दीजिएगा। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, राजेश जी बोलना चाहते हैं, हाँ, नहीं, पहले मुझे उनको ये कहना। उपन्यास से अलग एक बात कहनी है कि देखिए, हम 4 5 लोग 6 लोग जितने भी हैं मिल करके बात कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन ये बात जैसे राव जी कह रहे हैं, बहुत लोगों तक जानी चाहिए। मतलब ये तो क्या फायदा है इसका जब तक कि इसमें 25 लोग ना जुड़े, 30 लोग ना जुड़े, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगली बार जब संजीव जी आयोजन करें और राव जी संचालन करें, तो इसका जरा नजर रखिएगा इस पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और अब इसका लाभ उठा सकें। जी। जी, शुक्रिया। अच्छा, अभी आप सब लोगों के विद्वतपूर्ण विचार मैंने सुने, और मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ जगहों पर मैं लाइन से बाहर चला गया हूँ। लेकिन मेरा सोचना ये है कि हम जब कहानी की किसी भी कहानी पर, किसी भी घटना पर हम कुछ रचना कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ साहित्यिक ही क्यों होनी चाहिए, वह यथार्थवादी क्यों नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आजकल आजकल जो हम लिख रहे हैं कहानियां या संस्मरण या जो भी चीज, उनमें छायावाद का असर है। तो क्या ये छायावाद के असर से बाहर प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या नई कविता या नई कहानी या नई कविता और नवगीत किसी न किसी नए रूप में कहानी को क्यों नहीं आना चाहिए, उपन्यास को क्यों नहीं आना। हम जब किसी व्यक्ति के जीवन पर विचार कर रहे हैं, तो हम उसके गुड जब ये गुड चर्चा पॉइंट कर है। रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए, फिर हम खुल के बात करेंगे जो रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अच्छा। इसका रिकॉर्डिंग मत जी नरेंद्र। करना। हाँ, ये बात ठीक है। नरेंद्र। वो क्योंकि एक हम अलग थोड़ा और विषय खुल, है, जब उस संजीव जी ने ये पे बात चर्चा उठाई है की तो हम जाए अपनी बाद में। बात और ज्यादा कहना चाहेंगे। हाँ रुक जाइए 2 मिनट। और ये संजीव जी के हित में ही है। कुछ हम उनके विरोध में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा और नहीं नहीं, इस पर चर्चा की खुले बात मन है, से बात करें। ये विरोध की बात कोई नहीं। नरेंद्र। नरेंद्र। इस बीच में आप सभी गुणीजनों को बताना चाहता हूँ कि वागीश एक संस्थान है, वागीश कुछ इस तरह से है वो, वागीश साहित्य मंच यूएई का है। और उन्होंने मेरे एक उपन्यास को पुरस्कार के लिए चुना था, वागीश अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और वो प्रकाशित होने में, उसका कवर अभी आया है, मतलब हम जब बात कर रहे थे तो वो ठेठ व्यंग्य उपन्यास है, पार्क में एक दिन। सुना करो, रिकॉर्डिंग बंद करो। तो मैं ये सोचता रहा